गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। ये मानव जनन चैप्टर का 7वां लेक्चर होगा। 6 लेक्चर्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हर एक लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके आधार पर कुछ होमवर्क दिया जाता है और उस क्वेश्चंस को आप लोग करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम पुनः स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है लेक्चर 7वां लेक्चर, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का यानी मानव जनन का एक छोटा सा टॉपिक कवर किया गया है। इसमें जो है आपका कौन सा, वृषण कोश। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वृषण कोश के बारे में, जो कि नर जनन तंत्र का 11 भाग हम लोग सीखे थे। उस 11 भाग में से ये सबसे पहला भाग है आपका वृषण कोश, स्क्रोटम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछले लेक्चर में जो हम लोग ने पढ़ा नर जनन तंत्र, कि नर जनन तंत्र जो है मनुष्य के शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है और इसके अंतर्गत कुल 11 पार्ट्स हैं, 11 अंग हैं, जो कि 11 अंग सम्मिलित होकर के पूरी तरह से नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वो 11 भागों को हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। जहाँ जहाँ फिगर की ज़रूरत होगी वहाँ पे विद फिगर हम लोग देखेंगे। बाद बाकी जहाँ फिगर की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग नर जनन तंत्र का सबसे पहला भाग, जो कि वृषण कोश है, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला भाग है वृषण कोश, स्क्रोटम। वृषण कोश क्या है? तो कहता है वृषण कोश थैलीनुमा कोश है, जो पतली ढीली रोम युक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है तथा दोनों पैरों के बीच लटका रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वृषण कोश एक थैली, एक पाउच के जैसी एक संरचना है, जो कि काफ़ी पतली है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा, इसके लक्षण को, इसके गुणों को, कि ये काफ़ी पतली होती है, ढीली त्वचा की बनी होती है और जो त्वचा होती है उस पर रोम पाए जाते हैं और बहुत ही ढीली, पतली और रोम युक्त त्वचा द्वारा ये घिरा होता है तथा दोनों पैरों के बीच में ये लटका हुआ रहता है एक पाउच के रूप में, और उसी में हमारा टेस्टिस, वृषण स्थित होते हैं। तो वृषण जिस कोश में स्थित होता है उसे हम वृषण कोश कह सकते हैं। वृषण कोश क्या है? तो यह एक थैलीनुमा संरचना है, जो कि पतली ढीली रोम युक्त त्वचा द्वारा घिरा होता है। और कहाँ स्थित होता है? तो दोनों पैरों के बीच। अगला पॉइंट है कि वृषण कोश वृषण पट्ट द्वारा 2 अर्ध भागों में बटा होता है। यानी वृषण कोश की जब संरचना को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वृषण है, ये वृषण कोश यानी स्क्रोटल सेप्टम में के द्वारा ये 2 आधे आधे भागों में बटे होते हैं। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, कि वृषण कोश में ही एक जोड़ी वृषण सुरक्षित रहता है। यानी हमारे शरीर में जो एक जोड़ी वृषण होती है वो कहाँ स्थित होती है? वृषण कोश में। एक जोड़ी वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक जोड़ी वृषण जो है वो हमारे शरीर में वृषण कोश में ही सुरक्षित होते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोश का तापमान
2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे कि वृषणों का उदर गुहा का बाहर होना क्यों जरूरी है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि वृषण का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में होना इसलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोश की जो तापमान होती है, जो टेम्परेचर होती है, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होती है। और यह ताप शुक्राणु जनन और शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए एक आदर्श तापक्रम माना गया है। क्वेश्चन अभी भी किया जाता है, बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का आदर्श तापक्रम क्या है, जो कि शुक्राणु जनन के लिए और शुक्राणु के परिपक्वन के लिए क्या है, जरूरी है। तो याद रखिएगा कि शुक्राणु जनन और शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए जो आदर्श तापमान है वो हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री कम है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना है, तो हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसी से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तापमान किसका, वृषण कोश का। किसका, वृषण कोश का। तो वृषण कोश का कितना तापमान हो जाएगा, तो वृषण कोश का जो तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 34 डिग्री, ये सॉरी 34 नहीं होगी, 2 से 3 डिग्री आप माइनस कर दीजिए। हाँ, तो 34 डिग्री से लेके 35 डिग्री, राइट, 34 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस ही वृषण कोश का तापमान होता है। और इसी तापमान पर उसमें शुक्राणु जनन या शुक्राणुओं का परिपक्वन हो सकता है। यदि वृषण कोश का भी तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाए तो फिर उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी और ना ही परिपक्वन हो पाएगी शुक्राणुओं का। तो इसलिए शुक्राणुओं का परिपक्वन और शुक्राणु जनन के लिए वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। लास्ट में है वृषण का कार्य क्या है हमारे शरीर में, तो वृषण का कार्य है वृषण को सुरक्षित रखना। क्या कार्य है, वृषण को सुरक्षित रखना। तो ये याद रखिएगा। बस इतना ही इस चैप्टर में था, इस लेक्चर में था। अब हम लोग पुनः थोड़ा सा इस सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग होमवर्क की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वृषण कोश, कि वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है जो पतली ढीली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा होता है और दोनों पैरों के बीच लटका होता है। ये पहली बातें हैं। इसी में दूसरा पॉइंट आता है आपका कि वृषण कोश वृषण पट्ट के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। वृषण कोश किसके द्वारा 2 भागों में बटा होता है, तो वृषण पट्ट के द्वारा, स्क्रॉटल सेप्टम के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका, वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण सुरक्षित होते हैं। वृषण कोश में कितने वृषण होते हैं, एक जोड़ी यानी 1 पेयर होता है, याद रखिएगा, यानी 2 संख्या में। अगला पॉइंट है वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर गुहा की अपेक्षाकृत वृषण कोश का तापमान क्या होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है, जिसके कारण शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और शुक्राणुओं का परिपक्वन, यानी जो शुक्राणु बना वो निषेचन करने योग्य कब होगा, ये इसका परिपक्वन के लिए एक आदर्श तापक्रम होता है। इसका कार्य है आपका लास्ट पॉइंट कि वृषण के कार्य जो हैं वो क्या है, शुक्राणुओं को वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रखना। लास्ट है आपका, इसका होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क आप लोग जरूर किया कीजिएगा, तभी आप लोग को इस लेक्चर की लाभ मिल पाएगी। क्वेश्चन है पहला, वृषण कोश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वृषण कोश अभी हमने जस्ट पढ़ा था,
क्या कि वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है जो पतली रोमयुक्त और ढीली त्वचा से बना होता है और दोनों पैरों के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, वृषण कोश किसके द्वारा दो अर्धभागों में बटा होता है? तो वृषण कोश अभी देख लीजिए, जस्ट हमने पढ़ा है किसके द्वारा? वृषण पट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वृषण पट्ट के द्वारा दो भागों में बटी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि वृषण कहाँ स्थित होता है? तो ये वृषण जो है हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? उदर गुहा के बाहर। कहाँ स्थित होती है? उदर गुहा के बाहर। और इसको आप यह भी लिख सकते हैं श्रोणी क्षेत्र में। कहाँ? श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र में, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चौथा, वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में होना क्यों आवश्यक है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि वृषणों का वृषण कोश से बाहर होना क्यों आवश्यक है। वृषणों का उदर गुहा से बाहर होना, वृषण कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर गुहा की अपेक्षाकृत वृषण कोश का तापमान कितना होता है? 2 से 3 डिग्री कम होता है, जो शुक्राणु जनन और शुक्राणु के परिपक्वन के लिए आदर्श होता है। अगला क्वेश्चन पांचवा है आपका कि वृषण कोश और शरीर के तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर होता है? तो याद रखिएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक अंतर होता है, कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वृषण कोश के कार्य क्या हैं? तो वृषण कोश का कार्य है वृषण को सुरक्षा प्रदान करना। वृषण को सुरक्षा प्रदान करना। वृषण कोश का कार्य क्या है? वृषण को सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना उसका। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है लास्ट बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है आपका शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन और शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए हमारे बॉडी का जो आदर्श तापक्रम है उदर गुहा के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम है। यानी हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। तो इससे 2 से 3 डिग्री कम कर दीजिए, यानी 34 डिग्री से कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे कुल क्वेश्चंस 6 थे, जिसको हम लोग ने बारी बारी से देख लिया। वृषण कोश किसे कहते हैं? वृषण कोश द्वारा किसके द्वारा दो भागों में बटा होता है? वृषण कहाँ स्थित होते हैं? वृषणों का उदर गुहा से बाहर होना क्यों आवश्यक है? वृषण कोश और शरीर के तापमान में कितने डिग्री का तापमान होता है? वृषण कोश का कार्य क्या है? और शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को? यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। इस तरह की वीडियो पर डे आपको मिलेगी अब से, और सुबह 9 बजे होते होते 9 बजे से आपको एक क्लास लाइव कर दिया जाएगा पर डे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कल से आज से ही आपको 9 बजे तक एक लेक्चर कन्फर्म मिलेगा। जिस दिन हमें समय ज़्यादा मिलेगी उस दिन हम 2-3 लेक्चर्स भी ऐड करेंगे, लेकिन एक तो परमानेंटली पर डे मिलेगी। तो इतना सा इस चैप्टर में मैंने कवर किया लेक्चर 7 तक। लेक्चर 8 जो है पुनः आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, जो बैक का क्लास दिया गया है उसको रिवीजन कीजिए, ताकि आप 2025 के होने वाले एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकें। चलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।